सिकंदर महान केवल 32 वर्षों से 20वीं सदी में जात दुनिया को पुनः परिभाषित किया गया 4 ईसा मसीह से पहले ग्रीस से लेकर सिंधु नदी तक एक साम्राज्य का निर्माण, एक विजेता से कहीं ज्यादा वह एक रणनीतिकार और एक सांस्कृतिक घटना थे जिनकी महत्वाकांक्षा और अरस्तु शिक्षा ने उन्हें किंवदंती बना दिया। उनकी कहानी इस बात का वृत्तांत है कि किस प्रकार इच्छा शक्ति और विरासत ने विशाल सभ्यताओं के भाग्य को आकार दिया। डेले की तरह सदस्यता लें और साझा करें। चलिए शुरू करते हैं। सिकंदर के प्रति आकर्षण सदियों से कम नहीं हुआ है, बल्कि उसके कारनामों की रोमानीता और उसकी विरासत की अद्वितीय विशालता के कारण यह और भी बढ़ गया है। उनका नाम सुनते ही हमारे मन में साथियों की अदम्य घुड़सवार सेना की छवि उभर आती है। हिटायरोई रेगिस्तान के बीच में हिप्पोडामियन लेआउट के साथ स्थापित शहरों, अनगिनत अलेक्जेंड्रिया और सबसे बढ़कर एक युवा राजा की छवि जिसने जीवित भगवान होने का सपना देखने का साहस किया। समकालीन और बाद के इतिहासकारों जैसे प्लूटार्क, निकोमीडिया के एरियन और प्राचीन काल के क्विंटस कर्टियस रूफस, जिनकी रचनाएं मुख्य स्रोत हैं, से लेकर समकालीन इतिहासकारों तक उनका जीवन अध्ययन, बहस और यहां तक कि पौराणिक कथाओं का विषय रहा है। उनके उदाहरण ने बाद के युगों के सैन्य नेताओं और राजनेताओं को प्रेरित किया, जिनमें जूलियस सीजर भी शामिल थे, जो अपनी उम्र में अपनी उपलब्धियों की तुच्छता को स्वीकार करते हुए उनकी प्रतिमा के सामने रोए थे, तथा नेपोलियन बोनापार्ट भी शामिल थे, जिन्होंने रणनीति पुस्तिका के रूप में अपने अभियानों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया था। यह न केवल उनकी विजय का परिमाण है जो आश्चर्यजनक है, बल्कि जिस तीव्र गति से उन्होंने इसे प्राप्त किया। हेल्सपोर्ट से हाइफैसिस तक सक्रिय अभियान के मात्र 11 वर्ष तथा प्राचीन विश्व की भू राजनीतिक संरचना पर उनके द्वारा छोड़ा गया गहरा परिवर्तनकारी प्रभाव भी है। सिकंदर एक निर्णायक सांस्कृतिक सेतु था जिसने यूनानी सभ्यता को उसके तर्कवादी दर्शन और स्वशासन, लोकतांत्रिक या कुलीन तंत्र की परंपरा के साथ पूर्व के विशाल और प्राचीन साम्राज्यों के साथ जोड़ा। इस साहसिक कार्य ने एक नए युग का सूत्रपात किया। इसका प्रभाव विशुद्ध सैन्य से भी आगे तक फैला हुआ है तथा दर्शन, विज्ञान, धर्म और कला में व्याप्त है, तथा यह एक ऐसी जबरदस्ती लेकिन प्रभावी सांस्कृतिक संकरण प्रक्रिया है जो इतिहास में इतनी तीव्रता के साथ शायद ही कभी दोहराई गई हो। हेलेनिज्म। यह समन्वयवाद निष्क्रिय नहीं था, यह एक सक्रिय संघर्ष और सम्मिश्रण था जिसने विजेताओं, जिन्होंने प्राच्य वेशभूषा और अनुष्ठानों को अपनाया, जैसे कि दैवीय उत्पत्ति का राजतंत्र, और विजिट, जिन्होंने यूनानी ज्ञान और भाषा को अपनाया, विशेष रूप से अभिजात वर्ग, दोनों को परिवर्तित कर दिया। ग्रीक भाषा का प्रसार, कोइन या सामान्य और हेलेनिक सोच के तरीके पूरे एशिया माइनर, मिस्र और भारतीय उपमहाद्वीप तक फैल गए, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी तत्वों जैसे प्रशासनिक प्रथाओं और कुछ देवताओं को ग्रीक संस्कृति में समाहित कर लिया गया, जिससे एक मौलिक रूप से नई दुनिया का निर्माण हुआ। सिकंदर का जन्म जुलाई 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया राज्य की जीवंत और उभरती राजधानी पेला में हुआ था। उनका वंश असाधारण और पूर्व निर्धारित था। उनके पिता फिलिप द्वितीय एक प्रतिभाशाली राजा, चतुर कूटनीतिज्ञ और अभिनव सैन्य नेता थे, जिन्होंने मैसेडोनिया को एक अर्ध बर्बर परिधीय राज्य से यूनान की निर्विवाद प्रभुत्वशाली शक्ति में बदल दिया था। उनकी मां ओलंपिया एपिरस की राजकुमारी थीं, जिनका डायोनिसियन पंथ से गहरा संबंध था, और पौराणिक वंश की कहानियां जो उन्हें अकिलिस और हरक्युलिस से जोड़ती थीं, ने युवक में महानता और दिव्य भाग्य की भावना पैदा कर दी थी, जिसे सिकंदर ने पूरी तरह से अपना लिया। फिलिप द्वितीय मैसेडोनियन शक्ति के व्यवस्थित वास्तुकार थे। उन्होंने यह समझा कि विस्तार की कुंजी न केवल अस्थिर कूटनीति और गठबंधनों में निहित है, बल्कि गहन और व्यवस्थित सैन्य नवाचार में भी निहित है। उन्होंने प्रसिद्ध मैसेडोनियन फालानक्स का निर्माण किया, जो लगभग अभेद्य पैदल सेना संरचना थी, जो साड़ी में 6 मीटर तक लंबा एक पाइक, जिसने उसे एक निर्णायक सामरिक लाभ दिया, होप्लिटा पारंपरिक ग्रीक। इस सैन्य उपकरण और चतुर कूटनीति के साथ फिलिप ने ईर्ष्यालु यूनानी शहर राज्यों को अपने अधीन कर लिया, जिसकी परिणति 338 ईसा पूर्व में चेरोनिया के युद्ध में हुई, जहां युवा सिकंदर, जो मुश्किल से 18 वर्ष का था
और पहले से ही अपनी योग्यता दिखा रहा था, ने सफलतापूर्वक घुड़सवार सेना की कमान संभाली, जिसने थेब्स और एथेनियाई लोगों के पौराणिक पवित्र दल के प्रतिरोध को तोड़ दिया। इस जीत ने कोरिंथ के संघ को सील कर दिया, जिससे फिलिप एक अखिल हेलेनिक गठबंधन के प्रमुख बन गए, जिसका घोषित लक्ष्य फारस पर आक्रमण करना था, जो ग्रीको फारसी युद्धों के बाद से ग्रीस का पुराना और घृणित दुश्मन था। फिलिप के अधीन मैसेडोनिया का उदय कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह एक व्यापक सैन्य सुधार पर आधारित था, जिसने ग्रीक नागरिक मिलिशिया मॉडल की कमजोरियों पर काबू पा लिया, जो प्रत्येक अभियान के बाद समाप्त हो जाता था। फिलिप ने सेना को पेशेवर बनाया, एक पूर्णकालिक एकजुट बल का निर्माण किया और अपने सैनिकों को साल भर प्रशिक्षण दिया, जो उस समय एक बिल्कुल असामान्य अवधारणा थी। दसाड़ी में यह सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि पैदल सेना के युद्ध में एक आदर्श बदलाव था, जिससे सेना को घुड़सवार सेना के खिलाफ खुद का बचाव करने और 16 रैंकों तक की सामरिक गहराई के साथ युद्ध के मैदान पर हावी होने की अनुमति मिली। इसके अलावा फिलिप ने भारी घुड़सवार सेना की एक परिष्कृत सेना विकसित और पेशेवर बनाई, हेटायरोई या साथी, जिन्हें मैसेडोनियन कुलीन वर्ग से भर्ती किया जाता था और जिनका नेतृत्व स्वयं राजा या उनके उत्तराधिकारी द्वारा किया जाता था, जो सिकंदर का मुख्य और घातक हथियार होता था। गुलेल और मोबाइल टावरों सहित घेराबंदी तोपखाने की शुरुआत ने भी अच्छी तरह से संरक्षित किलों पर कब्जा करने की मैसेडोनिया की क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव किया। यह व्यापक, व्यावसायिक और तकनीकी रूप से श्रेष्ठ युद्ध मशीन, जिसे उसके पिता ने परिपूर्ण किया था, वह इंजन था जो सिकंदर को विरासत में मिला था और जिसने उसे एक साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाया। अलेक्जेंडर की शिक्षा भी उतनी ही असाधारण और सावधानीपूर्वक नियोजित थी। फिलिप ने अपने उत्तराधिकारी के लिए सर्वोत्तम शिक्षक की तलाश की। अरस्तु, प्लेटो का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य, 3 महत्वपूर्ण वर्षों 343 से 340 ईसा पूर्व तक सिकंदर ने पेला के निकट एक अभयारण्य मीजा में शिक्षा प्राप्त की, जहां उसने न केवल दर्शन शास्त्र और वक्तृत्व कला, बल्कि गणित, इतिहास, प्राकृतिक विज्ञान और ग्रीक कविता और साहित्य के प्रति गहरी प्रशंसा भी प्राप्त की। द इलियड होमर का यह लेख उनके लिए एक नैतिक और सैन्य मार्गदर्शक बन गया तथा ट्रोजन नायक अकिलिस उनका आदर्श और महाकाव्य गौरव का आदर्श बन गया। अपने समय के महानतम व्यवस्थित विचारक अरस्तु के मार्गदर्शन को कम करके नहीं आंका जा सकता। शास्त्रीय दर्शन के अलावा सिकंदर ने प्राकृतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और चिकित्सा में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया, जो बाद में उसके द्वारा विजित विश्व का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण करने के लिए अपने अभियानों में भूगोल वेत्ताओं, वनस्पति शास्त्रियों और प्राणी विज्ञानियों को साथ ले जाने के अभ्यास में परिलक्षित हुआ। महान दार्शनिक ने सिकंदर के मन में बर्बर, गैर यूनानियों के लिए प्रयुक्त एक अपमानजनक शब्द, पर यूनानी संस्कृति की अंतर्निहित श्रेष्ठता के प्रति गहरा विश्वास पैदा किया। एक ऐसा विचार जिसने शुरू में फारस पर आक्रमण को दंड के युद्ध और सभ्यता के मिशन के रूप में उचित ठहराया। हालांकि युवा राजा ने समय के साथ इस धारणा की समीक्षा की और इसे चुनौती दी तथा अभिजात वर्ग के एकीकरण का समर्थन किया। अरस्तु द्वारा सिखाई गई अनुभवजन्य ज्ञान के प्रति सम्मान और प्राकृतिक दुनिया के बारे में अदम्य जिज्ञासा ने सिकंदर को एकमात्र नेता से अलग कर दिया। यह द्वंद्व, अकिलिस की बेलगाम सैन्य गौरव की आकांक्षा और अरस्तु की ज्ञान विज्ञान की प्यास, विजेता के जटिल और अक्सर विरोधाभासी व्यक्तित्व को परिभाषित करता था। सिकंदर और फिलिप के बीच जटिल और कभी-कभी अशांत संबंध एक राजवंशीय संकट में तब परिणत हो गया जब फिलिप ने 337 ईसा पूर्व में शुद्ध मैसेडोनियन कुलीन महिला क्लियोपेट्रा यूरिडाइस से विवाह कर लिया। एक संभावित पूर्णतः मैसेडोनियन उत्तराधिकारी के जन्म ओलंपियास के माध्यम से सिकंदर के मिश्रित वंश के विपरीत ने सीधे तौर पर युवा राजकुमार की स्थिति को खतरे में डाल दिया। यह संघर्ष, जिसके कारण सिकंदर और ओलंपियास को कुछ समय के लिए निर्वासित होना पड़ा, 336 ईसा पूर्व में फिलिप द्वितीय की उसके अंगरक्षक पौसानियास द्वारा हत्या किए जाने तक हल नहीं हुआ था। फिलिप की मृत्यु, जिसके पीछे का वास्तविक उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है, जो व्यक्तिगत बदला, फारसी षड्यंत्र या ओलंपियास की साजिश से लेकर है, ने मात्र 20 वर्ष के युवक अलेक्जेंडर को मैसेडोनिया के सिंहासन पर बिठा दिया।
उनकी स्थिति की प्रारंभिक कमजोरी स्पष्ट थी। अधीनस्थ क्षेत्रों जैसे थ्रेस और इलीरिया में विद्रोह और यूनानी नगर राज्यों की खुली चुनौतियां, जो राजहत्या को अपनी स्वायत्तता पुनः प्राप्त करने के अवसर के रूप में देखते थे। एलेजांद्रो की प्रतिक्रिया त्वरित, निर्णायक और क्रूर थी। सबसे पहले उसने मैसेडोनिया में अपनी शक्ति को मजबूत किया तथा संभावित राजवंशीय प्रतिद्वंद्वियों और क्लियोपेट्रा यूरिडाइस तथा उसके बेटे को समाप्त कर दिया। फिर वह दक्षिण की ओर चला गया, जहां उसकी उपस्थिति से भयभीत हेलेनिक लीग ने उसे राजा घोषित कर दिया, हेगेमॉन, सर्वोच्च नेता और फारस के खिलाफ योजनाबद्ध अभियान के कमांडर। सबसे गंभीर चुनौती थीब्स में हुए विद्रोह से आई, जो सिकंदर की मृत्यु की झूठी अफवाहों से भड़की थी। सिकंदर की वापसी की गति आश्चर्यजनक थी। एक संक्षिप्त लेकिन भयंकर घेराबंदी के बाद थेब्स पर कब्जा कर लिया गया और सिकंदर ने एक ऐसा निर्णय लिया जो पूरे ग्रीस के लिए एक चेतावनी थी। शहर को ध्वस्त कर दिया गया, इसके निवासियों को मार दिया गया या गुलामी में बेच दिया गया। 30,000 से अधिक, केवल पुजारियों और कवि पिंडर के घर को छोड़कर। राजनीतिक आतंकवाद के इस सुनियोजित कृत्य ने शेष ग्रीस की बिना शर्त और पंगु बना देने वाली अधीनता सुनिश्चित कर दी। अब फारस का रास्ता साफ था और युवा राजा ने दृढ़ इच्छा शक्ति और निर्मम दक्षता का प्रदर्शन किया था। वर्ष 334 ईसा पूर्व के वसंत में सिकंदर ने लगभग 48,000 पैदल सैनिकों और 6,000 घुड़सवारों की सेना के साथ हेलस्पोंट, अब डार्डानेल्स को पार किया। उनका पहला प्रतीकात्मक और प्रचारात्मक कार्य ट्रॉय जाकर अकिलीज की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करना था, जिससे उनके वीर आदर्श और एशिया के विरुद्ध प्रतिशोध के युद्ध में नए अकिलीज के रूप में उनकी नियति की पुष्टि हुई। ईज के रूप में पहली बड़ी परीक्षा एशिया माइनर के तट के पास ग्रैनिकस का युद्ध 334 ईसा पूर्व था। फारसी क्षत्रपों का सामना करते हुए सिकंदर ने साथ ही घुड़सवार सेना का उपयोग करते हुए साहसपूर्वक नदी पार की। हेटायरोई ने एक जबरदस्त विजय के लिए ललाट पर आक्रमण किया, जिससे एशिया माइनर के द्वार खुल गए तथा पश्चिमी क्षत्रपों के तट और धन की सुरक्षा हो गई। फारसियों की रणनीति बदल गई और महान राजा डेरियस तृतीय कोडोमैनस ने एक विशाल सेना इकट्ठी की। अगला निर्णायक मुकाबला इस्सस का युद्ध 333 ईसा पूर्व था, जो एक संकीर्ण घाटी में हुआ। एक भौगोलिक स्थिति जिसने विशाल फारसी संख्यात्मक श्रेष्ठता को बेअसर कर दिया। सिकंदर ने निर्णायक प्रहार का नेतृत्व किया। वह स्वयं अपनी घुड़सवार सेना के साथ फारसी केंद्र की ओर बढ़ा तथा सीधे डेरियस तृतीय की ओर बढ़ा। फारसी राजा के जल्दबाजी में भागने के कारण सेना तुरंत ध्वस्त हो गई और डेरियस के परिवार, उसकी मां, पत्नी और बेटियों को पकड़ लिया गया, जिनके साथ सिकंदर ने उस समय के लिए असामान्य शिष्टता के साथ व्यवहार किया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा में और वृद्धि हुई और फारसी मनोबल कमजोर हुआ। इस्सस के बाद सिकंदर ने दारा का तुरंत पीछा नहीं किया, बल्कि पूर्वी भूमध्य सागर में फारसी नौसैनिक अड्डों को नष्ट करके अपने पीछे की सुरक्षा सुनिश्चित करने का फैसला किया, जिसमें टायर और गाजा की क्रूर और लंबी घेराबंदी शामिल थी। एक विशाल समुद्री दीवार का निर्माण करने के बाद टायर के द्वीप शहर पर कब्जा कर लिया गया। तिल समुद्र पार 1 किलोमीटर की दूरी तय करना इंजीनियरिंग का एक अभूतपूर्व कारनामा था, जो अलेक्जेंडर के अथक दृढ़ संकल्प और सैन्य प्रतिभा को रेखांकित करता है। मिस्र पर नियंत्रण के साथ 332 ईसा पूर्व सिकंदर को फारसी गुलामी से मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया गया। सिवा के मरुद्यान में उन्होंने अमुन के प्रसिद्ध दैवज्ञ से परामर्श किया, जहां उन्हें अमुन का पुत्र घोषित किया गया। इस क्षण ने उनके अर्ध दिव्य भाग्य में उनके विश्वास को या कम से कम प्रचार को पुख्ता कर दिया। मिस्र में ही उन्होंने अलेक्जेंड्रिया की स्थापना की, जो उनके नाम पर बसे अनेक शहरों में से पहला और सबसे प्रसिद्ध शहर था। 331 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया की स्थापना सिकंदर की दीर्घकालिक दृष्टि की मूर्त अभिव्यक्ति थी, एक ऐसी दृष्टि जो महज सैन्य विजय से कहीं आगे थी। कई अन्य शहरों के विपरीत, जो केवल अस्थायी सैन्य टुकड़ियों के रूप में कार्य करते थे, अलेक्जेंड्रिया की योजना रोड्स के वास्तुकार डिनोक्रेट्स द्वारा सावधानी पूर्वक बनाई गई थी, ताकि यह 3 महाद्वीपों अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मिलन बिंदु पर व्यापार, समन्वयवाद और संस्कृति का केंद्र बन सके।
इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे शीघ्र ही एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और वैश्विक आर्थिक केंद्र बना दिया। यद्यपि सिकंदर ने वहां बहुत कम समय बिताया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों टॉलेमिक राजवंश के शासनकाल में यह शहर खूब फला फूला और अंततः पौराणिक पुस्तकालय और प्रकाश स्तंभ प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक का घर बन गया। यह शहर हेलेनिस्टिक दुनिया का केंद्र बन गया, ज्ञान का एक ऐसा केंद्र जहां यूनानी दर्शन का मिस्र और पूर्वी ज्ञान से मिलन हुआ, जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि सिकंदर न केवल विजय चाहता था, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, कुशल प्रशासन और यूनानी आर्थिक आधिपत्य के लिए स्थायी संरचनाएं भी स्थापित करना चाहता था। डेरियस तृतीय के साथ अंतिम और निर्णायक टकराव वर्तमान इराकी कुर्दिस्तान में गौगामेला के विशाल मैदान 331 ईसा पूर्व पर हुआ था। दारा ने अपनी भारी संख्यात्मक श्रेष्ठता पर भरोसा करते हुए युद्ध रथों और सैनिकों की एक विशाल सेना का उपयोग करने के लिए जमीन तैयार कर ली थी। गौगामेला के युद्ध को अक्सर सिकंदर की सामरिक उत्कृष्ट कृति के रूप में उद्धृत किया जाता है, जिसमें उसने तिरछी संरचना अपनाई, रथ के आक्रमण के दौरान शांत रहा तथा फारसी सेना को मात दी। निर्णायक क्षण तब आया जब साथी घुड़सवार सेना के प्रमुख सिकंदर ने फारसी लाइन में खुले अंतराल का फायदा उठाया और तेजी और सटीकता के साथ डेरियस के स्थान पर हमला कर दिया। फारसी राजा के दूसरे पलायन के कारण विशाल सेना का सामान्य और अंतिम विघटन हो गया। इस विजय का अर्थ था अकेमेनिड साम्राज्य का तत्काल पतन। सिकंदर ने विजयी होकर बेबीलोन, सुसा और अंततः परसेपोलिस में प्रवेश किया, जो साम्राज्य का औपचारिक हृदय था, जहां उसने एक विशाल खजाना जब्त कर लिया। परसेपोलिस में राजनीतिक प्रतीकात्मकता से भरे एक कृत्य में उन्होंने शाही महल को जलाने का आदेश दिया। 330 ईसा पूर्व में परसेपोलिस को जलाना सिकंदर के सबसे विवादित कार्यों में से एक है। एरियन का सुझाव है कि यह क्रोध या नशे की हालत में किया गया कृत्य था, जिसे एथेनियन वेश्या थायस ने लगभग 150 वर्ष पूर्व जेरेक्सिस द्वारा एथेंस को जलाए जाने के प्रतीकात्मक प्रतिशोध के रूप में भड़काया था, बेवटियर के टन के युद्ध में। हालांकि अधिकांश आधुनिक इतिहासकार इसे एक जानबूझकर लिया गया और सोची समझी राजनीतिक निर्णय मानते हैं। औपचारिक राजधानी को नष्ट करके सिकंदर ने यूनानी नगर राज्यों को एक स्पष्ट संदेश भेजा। ग्रीको फारसी युद्धों का ऐतिहासिक रण चुका दिया गया, जिससे कोरिंथ लीग का घोषित उद्देश्य पूरा हो गया। साथ ही इसने सिकंदर के यूनानी धर्मयुद्ध के नेता से फारस के नए वैध शासक बनने के आधिकारिक परिवर्तन को भी चिह्नित किया। उन्होंने अपनी पूर्वी वैधता को नए सिरे से स्थापित करने के लिए पुरानी राजशाही के प्रतीक को नष्ट कर दिया। इस कृत्य का द्वंद्व सिकंदर की जटिलता को रेखांकित करता है। व्यक्तिगत जुनून, यूनानी प्रचार और पूर्वी राजनीतिक गणना का मिश्रण। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने ही क्षत्र बेसस के हाथों डेरियस टर्टियस की हत्या के बाद सिकंदर ने मीडिया, हिरकेनिया और पार्थिया के माध्यम से अपना पीछा और अभियान जारी रखा और खुद को डेरियस का बदला लेने वाला और अकेमेनिड्स का वैध उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया। अगले 4 वर्ष 330 से 327 ईसा पूर्व पूर्वी क्षत्रपों, वर्तमान अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान पर विजय पाने में व्यतीत हुए, जो कि लचीले योद्धा जनजातियों के विरुद्ध एक भीषण और क्रूर अभियान था, जिसमें सॉग्डियन रॉक पर कब्जा करने जैसे उल्लेखनीय कारनामे शामिल थे। जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ, वैसे वैसे उनके मैसेडोनियन देशवासियों के साथ आंतरिक तनाव भी बढ़ता गया। सिकंदर ने फारसी रीति रिवाजों को अपनाना शुरू कर दिया, मेदियन वस्त्र पहनने लगा, अपने दरबार में हिजड़ों को नियुक्त करने लगा और सबसे विवादास्पद रूप से फारसी लोगों से फारसी भाषा में अनुवाद की मांग करने लगा। प्रोस्काइनेसिस राजा के सामने दंडवत करने की फारसी रस्म, एक ऐसा कार्य जो मैसेडोनियन और यूनानियों के लिए केवल एक देवता के सामने ही उपयुक्त था। इस प्राचीकरण के कारण गहरा अलगाव और अनेक षड्यंत्र उत्पन्न हुए। क्लेटस द ब्लैक की हत्या, जिसने ग्रानिकस पर उसकी जान बचाई थी, शराब के नशे में क्रोध के आवेश में आकर की गई हत्या, तथा जनरल परमेनियन और उसके बेटे फिलोटस को संदिग्ध साक्ष्य के आधार पर षड्यंत्र रचने का दोषी ठहराकर फांसी की सजा जैसी दुखद घटनाओं ने राजा के व्यामोह और निर्मम व्यावहारिकता को प्रदर्शित किया।
अरस्तु के भतीजे कैलिस्थनीस को उनके विरोध के कारण फांसी दे दी गई। प्रोस्काइनेसिस उन्होंने अलेक्जेंडर की बढ़ती हुई देवत्व और अधिनायकवाद की आलोचना के प्रति असहिष्णुता पर जोर दिया। सिकंदर द्वारा फारसी रीति रिवाजों को अपनाने की ओर झुकाव ने उसके मैसेडोनियन देशवासियों के साथ एक मनोवैज्ञानिक विच्छेद को चिह्नित किया। उनका उद्देश्य अत्यंत व्यावहारिक और रणनीतिक था। मुख्य रूप से फारसियों द्वारा बसाए गए विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए स्थानीय अभिजात वर्ग के सहयोग और एक ऐसी वैधता की आवश्यकता थी जो केवल विजय के अधिकार से परे हो। फारसी पोशाक पहनकर और फारसी क्षत्रपों की नियुक्ति करके उन्होंने पराजित कुलीन वर्ग को प्रशासन में एकीकृत करने का प्रयास किया। द प्रोस्काइनेसिस यह इस परिवर्तन की अग्नि परीक्षा थी। पूर्वी संस्कृति में यह गहन सम्मान का संकेत था। यूनानियों और मैसेडोनिया वासियों के लिए यह पूजा का एक ऐसा कार्य था जो विशेष रूप से देवताओं के लिए आरक्षित था। इस अनुष्ठान पर सिकंदर का जोर न केवल एक राजनीतिक भूल थी जिससे असंतोष और विद्रोह उत्पन्न हुआ, बल्कि यह उसकी अपनी दिव्यता के प्रति बढ़ते विश्वास को भी दर्शाता था, जो सिवा की उसकी यात्रा और उसकी असीम महत्वाकांक्षा से प्रेरित था। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अपनी विजय के अंतिम चरण की शुरुआत की। भारत, वर्तमान पंजाब, ज्ञात विश्व की पूर्वी सीमा तक पहुंचने की कोशिश में, जो यूनानी ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार पृथ्वी को घेरने वाला महासागर है। हाइडस्पेस का युद्ध 326 ईसा पूर्व उनकी सबसे कठिन विजय थी, जिसमें उन्होंने 200 युद्ध हाथियों सहित एक दुर्जय सेना के साथ राजा पोरस का सामना किया था। सिकंदर की जीत एक प्रचंड तूफान के बीच रणनीतिक कुशलता की उत्कृष्ट कृति थी और साथ ही राजनीतिक उदारता का प्रदर्शन भी थी। पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसने उसे एक सहयोगी क्षत्रप के रूप में अपना राज्य बनाए रखने की अनुमति दे दी। हालांकि हाइफेसिस नदी वर्तमान ब्यास के तट पर 11 वर्षों के अथक अभियान के बाद थकी हुई मैसेडोनियन सेना ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। वे ज्ञात दुनिया की सीमाओं से परे चले गए थे और शारीरिक और भावनात्मक रूप से तबाह हो गए थे। हाइफेसिस में विद्रोह एक महत्वपूर्ण क्षण है जो सामूहिक प्रतिरोध के सामने सिकंदर के करिश्मे और इच्छा शक्ति की सीमाओं को उजागर करता है। सैनिक, जिनमें से कई अभियान के आरंभ से ही अनुभवी थे, गंगा की अज्ञात, विशाल और शत्रुतापूर्ण भूमि से भयभीत थे। वे जानते थे कि हाथियों के साथ भारतीय सेनाओं की क्रूरता ने उनके मनोबल को कम कर दिया था और वे घर लौटने के लिए लालायित थे। सिकंदर के प्रसिद्ध भाषण का जवाब हठीली चुप्पी से मिला, जो निष्क्रिय अवज्ञा का एक ऐसा कार्य था जिसे राजा अपने जीवन में पहली बार दूर नहीं कर सका। इस घटना ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया, जो उसके साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ और भौतिक सीमा बन गई। वापसी यात्रा उनके जीवन की सबसे कठिन यात्राओं में से एक थी। सेना सिंधु नदी में उतरी और अधिकांश पैदल सेना, जिसका नेतृत्व सिकंदर ने स्वयं किया, गेड्रोसियन रेगिस्तान की आधुनिक बलूचिस्तान से होकर दंडात्मक मार्च पर निकली। यह 70 दिनों की यात्रा नारकीय परिस्थितियों में हुई, जहां हजारों लोग प्यास और भूख से मर गए। इस कृत्य को कई लोगों ने विद्रोह के लिए जानबूझकर दी गई सजा के रूप में देखा, जिससे राजा की कठोरता, हठ और छिपी हुई क्रूरता का पता चला। 324 ईसा पूर्व में सिकंदर की सुसा वापसी उसके शासनकाल के अंतिम वर्षों की विशेषता थी, जिसमें गहन प्रशासनिक पुनर्गठन और सांस्कृतिक सम्मिश्रण की उसकी नीति में नाटकीय तेजी आई। राजा ने उन क्षत्रपों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जिन्होंने उसकी अनुपस्थिति में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था, तथा उनमें से कई को मृत्युदंड दे दिया। उनकी विलय की नीति सुसा के विवाह में अपने चरम पर पहुंच गई। एक सामूहिक विवाह जिसमें 92 मैसेडोनियन रईसों ने, जिनमें स्वयं सिकंदर भी शामिल था, फारसी महिलाओं से विवाह किया। सिकंदर ने एक एकीकृत और वैध मैसेडोनियन फारसी शासक वर्ग बनाने के स्पष्ट लक्ष्य के साथ डेरियस तृतीय की पुत्री बारसिन स्टैटिरा से विवाह किया। इसके बावजूद मैसेडोनियन असंतोष लगातार बढ़ता रहा, जिसकी परिणति ओपिस विद्रोह के रूप में हुई, जहां सैनिकों ने पूर्वीकरण और फारसी इकाइयों को समान स्तर पर शामिल किए जाने के बारे में गुस्से में शिकायत की। सिकंदर ने विद्रोह को दबा दिया, नेताओं को अलग थलग कर दिया और नाटकीय, भावनात्मक मेल मिलाप के माध्यम से तथा 10,000 दिग्गजों को उदार पुरस्कार देकर घर भेज दिया।
323 ईसा पूर्व में सिकंदर बेबीलोन लौटा। उसके पास भव्य योजनाएं थीं। अरब पर आक्रमण, अफ्रीका की परिक्रमा तथा अपने साम्राज्य का और विस्तार करने के लिए एक महान नौसैनिक अभियान। लेकिन उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा था, संभवतः अधिक भोजन, पुरानी चोटों या उष्णकटिबंधीय रोगों के कारण। एक भोज में भाग लेने के बाद वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अगले कुछ दिनों में उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वे कोमा में चले गए। जब सिकंदर से पूछा गया कि वह अपना साम्राज्य किसे सौंपेगा, तो उसने दुखद और अस्पष्ट रूप से उत्तर दिया, सबसे शक्तिशाली को। आप एक क्रेटिस्ट हैं। सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व जून में बेबीलोन में मात्र 32 वर्ष की आयु में हो गई। वर्ष 323 ईसा पूर्व के जून माह में बेबीलोन में सिकंदर महान की अचानक और अकथनीय मृत्यु न केवल एक जैविक घटना थी, बल्कि एक राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रलय थी, जिसके आघात ने प्राचीन विश्व को नया रूप दिया। युवा मैसेडोनियन राजा, जिसने मात्र 13 वर्षों में भूमध्य सागर से लेकर भारत तक फैले विशाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी, मात्र 32 वर्ष की आयु में अपनी शक्ति के चरम पर गायब हो गया। उनकी मृत्यु का कारण आज भी गहन बहस का विषय है, जो चिकित्सा विकृति विज्ञान से लेकर महल की साजिश तक फैली हुई है तथा 2 सहस्राब्दियों से अधिक समय से किंवदंती और रहस्य को जन्म दे रही है। ऐतिहासिक स्रोतों, मुख्य रूप से रॉयल कोर्ट डायरी, हालांकि अधूरे, द्वारा विस्तार से वर्णित लक्षण भ्रामक हैं और साथ ही कई स्थितियों के साथ संगत हैं। लंबे समय तक शराब पीने और अपने अधिकारियों के साथ भोज के बाद सिकंदर को तेज बुखार, तीव्र ठंड लगना, शरीर में तेज और बढ़ता दर्द और बोलने में धीरे धीरे असमर्थता हो गई और 11 दिनों तक पीड़ा सहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। बेबीलोन शहर, जो उष्णकटिबंधीय रोगों के लिए स्थानिक क्षेत्र में स्थित है, में ये बीमारियां प्राकृतिक कारणों की ओर संकेत कर सकती हैं, जैसे कि घातक टाइफाइड बुखार, मलेरिया और अन्य बीमारियां, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम या वेस्ट नाइल बुखार। यह परिकल्पना कि सिकंदर युद्ध के घावों, अत्यधिक शराब पीने और अपने सैन्य अभियानों की निरंतर थकान के कारण कमजोर स्वास्थ्य से पीड़ित था, इनमें से किसी भी बीमारी को उसकी मृत्यु का अंतिम कारण मानती है। हालांकि उनकी विस्तार योजनाओं के चरम पर उनकी मृत्यु की गति और महत्वपूर्ण क्षण ने तुरंत ही जहर दिए जाने का संदेह पैदा कर दिया। एक ऐसी कहानी जो तुरंत लोकप्रिय हो गई और ऐतिहासिक कल्पना में समा गई। ऐतिहासिक स्रोतों ने पूर्वी सांस्कृतिक सम्मिश्रण की उनकी नीति के विरोधियों की ओर तुरंत इशारा किया, विशेष रूप से मैसेडोनिया के रीजेंट एंटीपेटर और उनके बेटे कैसेंडर की ओर। अलेक्जेंडर ने एंटीपेटर की आलोचना की थी और उससे भयभीत था तथा यह संभावना कि वह ग्रीस से कोई घातक पदार्थ भेजेगा मुख्य षड्यंत्र सिद्धांत बन गया। आधुनिक फोरेंसिक विज्ञान ने विषाक्तता सिद्धांत के लिए अधिक सटीक स्पष्टीकरण प्रदान करने का प्रयास किया है। सबसे प्रमुख परिकल्पनाओं में से एक सफेद हेलेबोर, सफेद वेराट्रम, एक अत्यधिक जहरीला पौधा है जो पर्याप्त मात्रा में सेवन करने पर वर्णित बीमारियों के अनुरूप लक्षण पैदा कर सकता है। उल्टी, पेट में गंभीर ऐंठन, अत्यधिक कमजोरी और यहां तक कि पक्षाघात और अतालता से मृत्यु भी। वैकल्पिक रूप से कुछ लोगों ने स्ट्राइकिन या आर्सेनिक का भी सुझाव दिया है। हालांकि निर्णायक विश्व विज्ञान विश्लेषण के लिए जैविक अवशेषों के बिना सिकंदर की मृत्यु का कारण एक रहस्य बना हुआ है, एक ऐसा मोड़ जिसका एकमात्र अकाट्य तथ्य यह है कि यह एक राजनीतिक प्रलय था। सबसे बड़ी समस्या जिसने तत्काल गृहयुद्ध की गारंटी दी थी, वह थी वैध वयस्क उत्तराधिकारी का अभाव। किंवदंती के अनुसार जब मृत्युशैया पर सिकंदर से पूछा गया कि वह अपना विशाल साम्राज्य किसे सौंपेगा, तो उसने स्पष्ट उत्तर दिया, ही बहुत ही शांत, सबसे मजबूत को या सर्वोत्तम को। यह फैसला संघर्ष के लिए खुला निमंत्रण था। उनके पुत्र अलेक्जेंडर चतुर्थ का जन्म मरणोपरांत हुआ था और उनके सौतेले भाई फिलिप तृतीय अर्हिडेयस मानसिक रूप से शासन करने में असमर्थ थे। इस प्रकार अपने नेता के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद सिकंदर के सेनापतियों, जिन्हें डायडोची उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता था, ने डायडोची के युद्धों के रूप में ज्ञात क्षेत्रीय संघर्षों की एक श्रृंखला शुरू कर दी, जो एक खूनी अर्ध शताब्दी की अवधि थी जिसने साम्राज्य को विघटित कर दिया। मुख्य दावेदार टॉलेमी, सेल्यूकस,
एंटिगोनस, लिसिमाचस और कैसेंडर ने महान विजेता की विरासत को प्राप्त करने की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर आधिपत्य के लिए जमकर लड़ाई लड़ी। इस लंबे और विनाशकारी संघर्ष से महान और स्थिर हेलेनिस्टिक साम्राज्यों का उदय हुआ, जिन्होंने 3 शताब्दियों तक पूर्वी दुनिया के राजनीतिक और सांस्कृतिक मानचित्र को परिभाषित किया। मिस्र का टॉलेमिक साम्राज्य, जिसकी स्थापना टॉलेमी प्रथम सोटर ने की, जिसने अपनी राजधानी अलेक्जेंड्रिया में स्थापित की और सबसे लंबे समय तक चलने वाले राजवंशों में से एक बन गया। टॉलेमिक मिस्र, जो अपनी कृषि संपदा, अपनी पृथकतावादी नीति और अलेक्जेंड्रिया के प्रसिद्ध पुस्तकालय के लिए प्रसिद्ध था, रोमन विजय से पहले हेलेनिज्म का अंतिम गढ़ था। सेल्यूकस प्रथम निकेटर द्वारा स्थापित सेल्यूसिड साम्राज्य हेलेनिस्टिक साम्राज्यों में सबसे बड़ा था, जो एशिया माइनर, मेसोपोटामिया और फारस के अधिकांश भाग तक फैला हुआ था। टिग्रिस और एंटियोक पर सेल्यूसिया में राजधानियों के साथ इस साम्राज्य ने पूर्व में ग्रीक प्रसार के मुख्य इंजन के रूप में कार्य किया, हालांकि इसकी विशालता ने इसे कमजोर और विखंडन के लिए प्रवण बना दिया। और एंटिगोनस प्रथम मोनोफ्थाल्मस द्वारा स्थापित और उसके राजवंश द्वारा समेकित मैसेडोनिया और ग्रीस के एंटिगोनिड साम्राज्य ने ग्रीक संस्कृति के हृदय को नियंत्रित किया और मैसेडोनियन परंपरा को बनाए रखा, हालांकि यह अक्सर ग्रीक शहर राज्यों और रोम के साथ संघर्ष में शामिल था। यद्यपि सिकंदर का प्रादेशिक साम्राज्य विघटित हो गया, लेकिन उसकी वास्तविक विरासत राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक थी। उनकी मृत्यु के बाद का काल 323 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक हेलेनिक या हेलेनिस्टिक युग के रूप में जाना जाता है, जो अभूतपूर्व सांस्कृतिक समन्वय का समय था। सिकंदर ने 20 से अधिक शहरों की स्थापना की थी, जिनमें से कई को अलेक्जेंड्रिया कहा जाता था, जो इस आदान प्रदान के तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करते थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मिस्र में स्थित अलेक्जेंड्रिया ज्ञान और प्राचीन वैश्वीकरण का प्रकाश स्तंभ बन गया। ग्रीक भाषा को उसकी सामान्य बोली में लागू करना, जिसे बोलचाल की भाषा जैसे फ्रांसीसी भाषा भूमध्य सागर से लेकर सिंधु नदी तक, यह सांस्कृतिक क्रांति की कुंजी थी। इस भाषा ने विचारों, दर्शन, विज्ञान और कला के व्यापक प्रवाह को संभव बनाया। दर्शन शास्त्र में हेलेनिज्म ने एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जिसने प्राचीन विचारों से ध्यान हटा दिया नीति, शहर राज्य और एक विशाल और महानगरीय दुनिया में व्यक्ति और उसके स्थान पर ध्यान केंद्रित करना। स्टोइकिज्म सिटियम के जनों द्वारा स्थापित और एपिक्यूरियनिज्म एपिकुरस द्वारा स्थापित जैसे विचारधाराओं का उदय हुआ, जो कम स्थिर और बड़ी दुनिया में व्यक्ति के लिए आराम और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करते थे। विज्ञान के क्षेत्र में यूक्लिड, ज्यामिति, आर्किमिडीज, भौतिकी और इंजीनियरिंग, और टॉलेमी, खगोल विज्ञान जैसे महान व्यक्तित्व फले फूले और उनके कार्यों का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। बोलचाल की भाषा और अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय और संग्रहालय जैसे अध्ययन केंद्र। हेलेनिस्टिक काल एक महानगरीय और गतिशील विश्व था, जहां पुरानी जातीय सीमाएं धुंधली हो गई थीं। वास्तुकला, कला और वाणिज्य परिष्कार के नए स्तर पर पहुंच गए। यह बोलचाल की भाषा सांस्कृतिक दृष्टि से यह न केवल सिकंदर के विस्तार की परिणति थी, बल्कि एक नई शक्ति के उदय की तैयारी भी थी। रोमन साम्राज्य ने हेलेनिस्टिक राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्हें नष्ट नहीं किया, बल्कि उनकी प्रशासनिक संरचनाओं, उनके व्यापार मार्गों और मूलतः उनके यूनानी सांस्कृतिक आधार को विरासत में प्राप्त कर लिया। सिकंदर महान अपनी खामियों के साथ, उसका कभी कभार अत्याचार, उसका अहंकार तथा उसकी महिमा की कभी न मिटने वाली प्यास, वास्तव में एक ऐतिहासिक उत्प्रेरक था। उनके महाकाव्य ने विश्व मानचित्र को बदल दिया, पूर्व और पश्चिम के बीच संपर्क को बल दिया तथा सांस्कृतिक और भाषाई आधारशिला रखी, जिसने पश्चिमी सभ्यता के विकास और रोमन विश्व के प्रशासन को अगली सहस्राब्दी तक प्रभावित किया। उनकी कहानी एक ऐसे युवक के प्रति शाश्वत आकर्षण की कहानी है, जिसने मात्र 13 वर्ष की आयु में एक महाकाव्य उपलब्धि हासिल की, जिसने उसे अमर देवताओं की श्रेणी में एक स्थायी स्थान दिला दिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली बार मिलते हैं।